हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम कृष्णा नायक, योर केमिस्ट्री टीचर। तो कल हमने 1 to 15 MCQ सॉल्व किए थे। होप यू आपने वीडियो देख लिया होगा। ओके अगर उसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज कर देना, तो वो MCQ हम फिर से देख सकते हैं। ओके आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो MCQ का क्या आंसर आया उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो किस मेथड से आंसर आता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन सा MCQ पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि किस टाइप का MCQ आ सकता है। ओके तो आपको किस तरह से आंसर तक आप पहुंच रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो आता है तो फिर आप कोई भी MCQ इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो तो नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। आज का जो पहला MCQ है वो है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2B it gives C is found to be rate equal to K into A into B concentration of reactant if concentration of reactant B is doubled। हमें क्या करना है, concentration of B is doubled keeping the concentration of A constant the value of rate constant will be। देखो क्या बोला गया है हमें कि हमारे पास रेट लॉ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो रेट लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके हमें दिया गया है यहाँ पे ये। तो पहले के लिए है हमारे पास रेट इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन का पावर b। अब देखो इस तरह का MCQ आता ही आता है। आपको कोई भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज दिया होगा, या तो उसे डबल किया गया हो, या तो उसे 4 टाइम किया गया हो, उसे हाफ किया गया हो, जो भी चेंज दिया गया है वो आपको करना है। मतलब अगर वो चेंज आप करोगे तो आपको मिलेगा रेट, और उसका हमने डैश लिया क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है वो देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट रखनी है। मतलब के को हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो भी बोला गया है वो किसका है, बी का। बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है, मतलब यहाँ पे बी की जगह पे हमें करना है 2B। ओके ना अब ये 2 जो है कांस्टेंट है तो उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, देन यू विल गेट 2K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर 1। ओके अब देखो ध्यान से, तो KAB जो है वो तो क्या है, हमारा इनिशियल जो हमने रेट फाइंड आउट किया था वो है, मतलब 2 इंटू रेट हो जाएगा। मतलब जब हम बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फॉर दिस गिवन रिएक्शन हमारा जो रेट है ओके वो भी क्या हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। ओके यहाँ पे 2 इंटू रेट आया, मतलब हमारा जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर? ओके मतलब इसका आंसर आ जाएगा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। तो which of the following process that does not occur at interface of phases। ओके क्या बोला गया है कि जो हमें गिवन रिएक्शन है उसमें से कौन सी रिएक्शन इंटरफेस फेजेस में नहीं होती है। मतलब जब भी रिएक्शन होगी तो वहाँ पे 2 फेसेस होने ज़रूरी है। ओके अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन होता है हमारा सॉल्यूशन में पहले सॉल्ट होता है, उस सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन होगा। सही है, मतलब कि वहाँ पे एक लिक्विड स्टेट रहेगा और एक हमारा सॉलिड स्टेट रहेगा। तो इसमें तो 2 डिफरेंट तरह के स्टेट हो गए। नाउ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, नाम ही है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, मतलब कि कैटालिसिस का स्टेट कोई डिफरेंट रहेगा और जो हमारा रिएक्टेंट है उसका स्टेट कुछ डिफरेंट रहेगा। ओके उसी को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। मतलब कि यहाँ पे भी 2 डिफरेंट फेज है। ओके यहाँ पे भी क्या है, पहले में 2 फेजेस, दूसरे में भी हो गया हमारा 2 फेजेस। थर्ड ऑप्शन देखो होमोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस किसको बोलते हैं, जिसमें कैटालिस्ट जो है और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, ओके उन सबके स्टेट क्या हो, सेम हो। ओके सेम स्टेट और सेम फेस, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा C।
तो उसमें हमारे पास सेम स्टेट है, सेम फेस है, मतलब कि दो फेस के बीच में कोई भी यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, कोई एक ही फेस में पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। मीन्स कि यहाँ पे हमें पूछा गया है प्रोसेस डज नॉट अकर एट द इंटरफेस ऑफ फेसिस। उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेसिस किस में नहीं है, तो सी में नहीं है, होमोजीनियस कैटालिसिस में नहीं होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है, मेथड बाय विच लायोफोबिक सॉल कैन बी प्रोटेक्टेड। ओके, देखो हमें क्या करना है, लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, तो देखो बाय एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज सॉल। अब हर बार देखो हमारे पास लायोफोबिक सॉल है, अगर उसका हमारे पास जो सॉल है उसके पास चार्ज है पॉजिटिव और आप अपोजिटली चार्ज सॉल को क्या करोगे, उसमें एंटर कराओगे, ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा, तो वो तो उसके साथ कॉग्युलेट हो जाएगा। मतलब हमारा जो सॉल है वो अब सॉल नहीं रहेगा, वो तो कॉग्युलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन देखो, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के पास फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। सही है, अगर कैटायन एनायन दोनों है उसके पास, तो जो भी हमारा सॉल होगा उसका जो भी चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज तो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट ही होने वाला है। अगर हमारा लायोफोबिक सॉल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके पास एनायन भी तो है इलेक्ट्रोलाइट के पास, और अगर हमारा लायोफोबिक सॉल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो कैटायन भी प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी दोनों तरह के चार्ज हमें प्रोवाइड करता है, तो उस कंडीशन में भी कोगुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सी मतलब बी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन देखो, बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। ओके, एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। अब देखो लायोफिलिक के अंदर लायोफिलिक सॉल आप ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि अगर आपका सॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और आप जो ऐड कर रहे हो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे, दूर जाएंगे, तो कोगुलेशन नहीं होगा। मतलब अगर मुझे लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्ट करना है तो इन दैट कंडीशन आई हैव टू ऐड लायोफिलिक सॉल। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। ओके, चलो इमल्सन क्या होता है हमारा, तो इमल्सन है कि जिसमें हमारा डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों कौन से स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में। ओके, उसी को हम बोलते हैं इमल्सन। दोनों किस स्टेट में होने चाहिए, लिक्विड। तो अब एग्जाम्पल में देख लो, पहला है हमारा फॉग। फॉग में डिस्पर्जन फेज क्या होता है, तो फॉग में डिस्पर्जन फेज होता है हमारा लिक्विड, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या होता है, तो गैस होता है। मतलब ये तो कैंसिल हो गया ऑप्शन। चलो बी देखो, वो है हमारी चीज़ में डिस्पर्जन फेज क्या होता है हमारा, तो चीज़ में डिस्पर्जन फेज होता है हमारा लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉलिड। मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नाउ थर्ड देखो, सी है हमारा स्मोक कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें डिस्पर्जन आपका फेज होगा सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम होगा गैस। ओके, मतलब ये भी कैंसिल। और जो डी है वो है हमारा बटर, जो कि उसमें दोनों क्या होते हैं हमारे डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर इन द लिक्विड स्टेट। ओके, डिस्पर्जन फेज उसमें होता है हमारा वाटर और डिस्पर्जन फेज फैट होता है। ओके, मतलब कि इमल्सन का एग्जाम्पल है बटर, उसके अलावा इमल्सन के एग्जाम्पल होते हैं मिल्क, हेयर क्रीम। ओके, मैंने आपको वैसे भी जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन दिए थे उसमें भी बोला था कि ये जो टेबल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यू, मतलब एक एमसीक्यू उसी में से आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, तो कोई ये हमारा क्या है, एड्सोबंट है हमारा, और उसके ऊपर जो एड्सोबेट के पार्टिकल है वो आके एड्सॉर्ब होते हैं, हमारा हो गया
बेट। ओके ना, अब क्या है, तो इनमें सिर्फ एक हमारा सिंपल सा वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, हमारा वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देखो क्या होगा उसमें, तो प्रेशर हाई करने से मॉलिक्यूल्स जो है, जो दूर के मॉलिक्यूल है, वो भी एक दूसरे के क्या आते हैं, क्लोज आ जाते हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब। सही है। दूसरा है हमारा ऑप्शन नेगेटिव डेल्टा एच। ओके, मतलब ये तो फेवरेबल कंडीशन हो गई हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं तो इजीली यहाँ पे एडसॉर्ब हो जाएंगे। सही है। दूसरी है हमारी नेगेटिव डेल्टा एच। अब देखो नेगेटिव डेल्टा एच का मीनिंग क्या है, तो नेगेटिव डेल्टा एच कब होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है जब रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक मतलब हीट को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल अपनी हीट को रिलीज करता है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो स्टेबल होता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल स्टेबल रहना चाहता है और उसके पास जितनी कम एनर्जी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब वो इजीली अपनी हीट को रिलीज करके यहाँ पे एडसॉर्ब हो जाएगा। मतलब ये भी तो राइट हो गया। सही है। डेल्टा एच की वैल्यू वैसे भी हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए नेगेटिव होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, तो ये सही हो गया। चलो, फिर है हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एडसोर्बेट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे हमें बोला गया है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कौन सा टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर पे हमारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो। ओके, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर किसी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। देखो एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कोई एक गैस है ए, ओके, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा गैस है हमारा बी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। अब समझो अगर हमारा यहाँ पे 150 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ से हम कूल डाउन कर रहे हैं, ओके, और 100 डिग्री पे यहाँ पे 90 डिग्री पे सपोज के हम आ गए, तो अब क्या होगा, ये 100 डिग्री वाला जो है वो 90 पे लिक्विड में होगा, 90 डिग्री पे ए कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, जबकि बी कौन से स्टेट में होगा, गैसियस, क्योंकि वो तो 70 डिग्री में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा लिक्विड में। समझ में आ रहा है, मतलब कि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई उतना वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है तो इजीली एडसॉर्ब हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन भी राइट हो गया। ये तो फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो इजीली एडसॉर्ब नहीं होते, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर पास होंगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो ये कंडीशन भी फेवरेबल कंडीशन है। ओके, अब डी देखो हाई टेम्परेचर। अब जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ओके, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, दूर दूर जाने की ट्राई करते हैं। अगर दूर जाने की ट्राई करते हैं मतलब कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, डिसॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो ये जो डी वाला है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट फेवरेबल कंडीशन पूछी गई है। ये सारी जो गिवन कंडीशन है, हाई प्रेशर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और नेगेटिव डेल्टा एच, वो सारी एड्सॉर्प्शन को फेवर करती है, जबकि हाई टेम्परेचर उसे क्या करता है, तो अपोज करता है। हमारा जो भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, एट लो टेम्परेचर पे कैरिड आउट होता है। ओके, आई बात समझ में, मतलब हायर क्रिटिकल टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट थिंग, उसे ठीक से समझना। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग होता है गैस लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। और जितना किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना इजीली कन्वर्ट होगा उतना इजीली एडसॉर्ब भी हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जोन रिफाइनिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये तो उसका प्रिंसिपल ही हो गया डायरेक्ट। ओके, सिर्फ हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपको आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलो कौन सा है, तो फर्स्ट है इम्प्योरिटी ऑफ लो बॉइलिंग मेटल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन।
ओके देखो तो उसमें तो डिस्टिलेशन कुछ होता ही नहीं है, और जो मेटल है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है जबकि इम्प्योरिटी का लो होता है। मतलब ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। जर्न रिफाइनिंग में क्या करते हो, तो आपको डायग्राम याद होगा कि जो हमारा कोई मेटल रॉड है, ओके, उसके सराउंडिंग में हम क्या लगा देते हैं, कॉइल हीटर लगा देते हैं। ओके हीटर कॉइल क्या करते हैं, उससे पास करते हैं, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी धीरे धीरे आगे जाती है और ये जो है वो हमारा प्योर क्रिस्टल फॉर्म करती है। मतलब कि हीट के साथ आगे कौन बढ़ रही है, इम्प्योरिटी। मतलब कि जो हीट है उसके साथ इम्प्योरिटी सॉल्यूबल होके वहाँ से क्या कर रही है, तो रिमूव हो रही है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। आई बात समझ में कि जो इम्प्योरिटीज है वो ज़्यादा सॉल्युबल है कब, मोल्टन मेटल में देन सॉलिड मेटल। ओके तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा वहाँ पे, तो जोन रिफाइनिंग की जाती है। ये तो आपका थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो उससे। ओके आपको जोन रिफाइनिंग पता है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विथ Cn माइनस आयन। ओके क्या हो रहा है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विथ Cn आयन। द मेटल इज रिकवर्ड बाय, अब मेटल किसके थ्रू रिकवर की जाती है, तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। ओके 6 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आपको लीचिंग प्रोसेस अगर थोड़ी सी भी याद है, तो लीचिंग प्रोसेस में हमारा क्या होता है, तो पहले जो आपकी मेटल है उसका साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पे, ओके मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है, तो एक सॉल्यूबल सॉल्ट वो कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, इसी कंपाउंड के साथ हम Zn को रिएक्ट करवाते हैं। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसके साथ Zn को रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या करेगा, M को रिप्लेस कर देगा और फॉर्म कर देगा ZnSCN4 माइनस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और जो मेटल है वो यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिलेगी, यहाँ पे वो किस फॉर्म में थी, इम्प्योर फॉर्म में थी। मतलब पहले इसके अंदर ये सॉल्यूबल सॉल्ट फॉर्म किया, ऑफ दैट मेटल फॉर्म करते हैं हम। ओके किसके साथ, साइनाइड के साथ, और फिर जिंक के थ्रू उस सॉल्ट में से हम मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके ये हमारा होता है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग का मीनिंग ही क्या होता है, तो लीचिंग होता है हमारा कि पहले सॉल्ट को डिजोल्व करो, सही है, डिजोल्व सॉल्ट, और उसके बाद उसका रिप्रेसिपिटेशन करो। ओके तो ये रिप्रेसिपिटेशन से जो सॉल्ट मिलेंगे वो क्या होंगे हमारे, तो प्योर सॉल्ट होंगे। तो यहाँ पे ही यही बोला गया है कि पहले हमें गोल्ड सिल्वर को साइनाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके डिसॉल्व करना है, उसके बाद उसे रिकवर कैसे करना है, तो Zn से डिस्प्लेस करके। ओके अब ऑप्शन पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन। ओके यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो मेटल है जिंक हमने यूज़ किया क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू दैट गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप यहाँ पे कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को यूज़ कर सकते हो इसे डिस्प्लेस करने के लिए। ओके मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, कौन सी मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर जो हमारे कॉम्प्लेक्स में, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में है वो, बाय द सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन। आई बात समझ में, मतलब हमारा ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ओके हमें पर ऑक्सो एसिड फाइंड आउट करना है। पर ऑक्सो एसिड मतलब क्या है, पर ऑक्सो का मीनिंग होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो। ओके हम उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज जिसमें भी हो उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड्स। ओके अब ये ऑक्सो एसिड है तो उससे हमने नाम दे दिया पर ऑक्सो एसिड। ओके मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज हो, वो सारे हमारे होते हैं पर ऑक्सो एसिड। अब आपका उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। अब देखो यहाँ पे है सल्फर। ओके जो सल्फर है उसके साथ कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। ओके मतलब वो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे होंगे OH OH, सही है। चलो अब हमारे पास रहे 5 ऑक्सीजन। हमेशा याद रखो कि जो हमारा
होता है सल्फर, वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कर दिया डबल बॉन्ड ओ। ओके, यहाँ पे मैंने एक कर दिया डबल बॉन्ड ओ। 5 में से अब कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, तो 1 2 3 ऑक्सीजन यूज हो गए, तो ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। ओके, अगर यहाँ पे देखो मैंने दूसरा भी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन मेरा तो एक ऑक्सीजन बच गया। तो वो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पे किसी भी एक OH के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक हमारा पर ऑक्सो लिंकेज होगा, मतलब H2SO5 वो हमारा पर ऑक्सो एसिड है। ओके, चलो पहला तो मिल गया। अब उस वाले ऑप्शन कितने हैं, तो देखो ये ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है, बाकी में तो वो है ही नहीं प्रेजेंट, मतलब सी और डी तो हमारे पहले से कैंसिल हो गए। अब देखो H2SO8 कैसे होगा, तो S हमारे 2 है, तो एक S ये दूसरा S। आपको डायरेक्टली पता हो तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ओके, और नहीं भी पता है तो आप इजीली अब बेसिक जो फंडामेंटल है उसका यूज करके आप उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके ना, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के थ्रू ही जॉइंट होते हैं, तो ये मैंने यूज कर लिए। ना ऑक्सीजन 8 है, उसमें से मैंने यहाँ पे 1 2 1 और 2 कितने यूज हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। सातवीं में कितने बॉन्ड यूज हो गए, तो 1 2 3 4 5, मतलब अब सिर्फ सल्फर एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और इन दोनों सल्फर को भी तो हमें ज्वाइंट करना है। हमारे पास 2 ऑक्सीजन बाकी है, तो उन 2 ऑक्सीजन को बीच में रख दो और दोनों सल्फर के साथ जोड़ दो। ओके, मतलब ये हो गया हमारा H2S2O8 और ये था हमारा H2SO5। जिन दोनों में हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। पर ऑक्सो एसिड का मीनिंग होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होना। ओके, आप अगर देखोगे तो ये है हमारा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और ये है हमारा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं भी याद है तो फंडामेंटल याद रखो। क्या याद रखो कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कभी भी अटैच नहीं होता है। ओके, हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ डायरेक्टली कभी अटैच नहीं होता है, वो एज अ ऑक्सीजन के साथ OH के ग्रुप में ही अटैच होगा। और दूसरी थिंग कि जो सल्फर है वो मैक्स 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मैक्स कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 6। उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिए गए हैं उसे आप अटैच करने की ट्राई करो और स्ट्रक्चर फॉर्म करो। ओके, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है हमारा पेरोक्सो एसिड H2SO5 जिसे बोलते हैं हम कैरोस एसिड, और ये हमारा मार्शल एसिड भी कहा जाता है। ओके, और उसका जो नेम है वो ये दोनों कॉमन नेम है, और उसके अलावा उसका नाम है इसका पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और ये है हमारा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आपको नाम भी पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पैर। ओके, हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पैर कौन सा है वो देखना है। अब पहले तो ये देखो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है कि जिसके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। ओके, दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीसीज। अब देखो शायद आपको एटॉमिक नंबर ना भी पता हो तो भी चलेगा। ओके, किस तरह से चलेगा वो देखो, ध्यान से देखना है इस चीज को। हमारे पास पहला कंपाउंड जो है उसमें क्या है, ये है आयोडीन। ओके, अब देखो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ओके, क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जो आयोडीन है ओके, तो वो तो ब्रोमीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोमीन से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन की बात है, सही है, तो क्लोरीन और आयोडीन के मिला के काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि यहाँ पे है क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस है उनके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको ये सारी चीज़ें। चलो अब देखो यहाँ पे, और आपको अगर काउंट ही करने हैं तो देखो यहाँ पे होते हैं 9,
फ्लोरीन का तो आपको पता ही होगा सबको। फिर आपको ऐड करने होते हैं 8, उससे मिलेगा आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। उसके अंदर ऐड करो 18 तो उससे मिलेगा आपको ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर। उसके अंदर अगेन 18 ऐड करो तो आपको मिलेगा आयोडीन का एटॉमिक नंबर। मतलब इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन, सही है। प्लस क्लोरीन के 17 × 34 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएंगे 7 और 8 87 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ICl2 के। जबकि ClO2 के पास क्या है, तो यहाँ पे क्लोरीन के 17 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 × 32। मतलब ये तो काफ़ी दूर दूर तक एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, तो ये तो हो गया ख़त्म। अब दूसरा कंपाउंड देखो, ब्रोमीन का हमने देखा कितना है 35 एटॉमिक नंबर, सही है। 35 प्लस ऑक्सीजन के 8 × होते हैं 16 में एक यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब कि हमें करना है, सॉरी यहाँ पे भी 16 करने थे मुझे, 32 नहीं करने थे, इलेक्ट्रॉन तो 8 ही होते हैं। और माइनस चार्ज है मतलब कि उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है हमें। चलो तो 35 और 1 हो गया 36 और 16 हो गए आपके 35 + 1 हो गया 36 और 10 कर देते हैं तो हो गया 46 और 6 तो हमारे हो गए 52 इलेक्ट्रॉन। अब इसके काउंट करो तो देखो 35 तो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो 9 × 18 इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास क्या है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि करो -1, तो इसके भी हो गए 52 इलेक्ट्रॉन। मतलब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे आ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, तो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ये जो हमारा कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ xenon, Bartlett had taken O2 plus PtF6- as a base compound। तो ये जो है आपका डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। उसका रीज़न क्या है, तो देखो पहला है बोथ O2 एंड xenon हैव अ सेम साइज, तो ना ये तो डिफरेंट साइज के हैं। सेकेंड है बोथ O2 एंड xenon हैव अ सेम इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी, तो ये भी गलत चीज़ है। लेकिन ये जो है वो इस बेसिस पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है आपका, क्योंकि दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर हमें O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या फिर xenon में से, जो O2 भी है वो भी स्टेबल है क्योंकि O डबल बॉन्ड O होता है। xenon तो ऑलरेडी हमारा नोबल गैस है, मतलब दोनों के दोनों हमारे मोस्ट स्टेबल कंडीशन में है। उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए, और दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी नियर अबाउट सेम है। और उसी वजह से xenon के कंपाउंड की स्टडी के लिए बार्टलेट ने जो है वो O2 + PtF6- को एज अ बेस यूज़ किया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गोन 3d5। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, ओके। हमें एक एक्स कंपाउंड दिया गया है जिसका +3 ऑक्सीडेशन अगर होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन 3d5, ओके। हमें उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो, ओके। देखो अब +3 है, मतलब कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए तब ये आई। अब हम x3+ से x पे जाए तो हमें वो इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किए थे वो भी ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गोन 3d6 4s2, ओके। जो 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए थे वो हमने फिर से यहाँ पे फिलअप कर दिए। अब देखो यहाँ पे आर्गोन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, जो D है उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा S है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गए 18 + 2 20 और 6 26। मतलब S का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा 26, क्लियर। मतलब इसका आंसर होगा हमारा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। मैंने आपको बताया था कि किस तरह के जो कंपाउंड है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा है वो क्या दिया गया है, तो पहला है CrOX3, मतलब ये तो हमारा हो गया
MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे जो भी चार्ज है, लेकिन ये तो हमारा हो गया MAA3 टाइप, मतलब कि सारे जो उसके लिगेंड है वो सेम है, तो उस कंडीशन में वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता नहीं है। ओके, हमें यही फाइंड आउट करना था कि कौन यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करता है। मतलब ये तो पहला कंपाउंड ही हो गया जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है। अगर आपको देखना है तो आगे देख लो, ये जो है वो किस टाइप का कंपाउंड है, ये है हमारा MA3B3 टाइप का, और A3B3 टाइप का जो है वो फेस और मर दो आइसोमर फॉर्म करता है। ओके, फेशियल एंड मेरिडियल। ये जो हमारा कंपाउंड है वो है MA4B2 टाइप का, मतलब ये सीस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर्स फॉर्म करेगा। और ये भी हमारा है MA2B4 टाइप का, मतलब ये भी दो तरह के आइसोमर्स फॉर्म करेगा, ट्रांस एंड सीस दोनों तरह के। मतलब कि कौन नहीं कर रहा है, तो ये जो है पहला कंपाउंड वो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म नहीं करेगा। आप उसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हो, आप इजीली कंपाउंड को, जो कंपाउंड दिए गए हैं उसके साथ कंपेयर करो, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन आइसोमर फॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, chelating agent has 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion. Which of the following is not a chelating agent? ओके, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कौन चिलेटिंग एजेंट नहीं है। चिलेटिंग एजेंट कौन नहीं होगा, जो मोनोडेंटिक होगा। ओके, जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं उनके पास क्या होते हैं, या तो फिर चिलेटिंग एजेंट है वो या तो डाई या बाई, आप बोलो डाइडेंटेट होते हैं। ओके, डाइडेंटेट, या फिर होते हैं पॉलीडेंटेट। ओके, मतलब जो भी आपका ये होगा वो हो जाएगा आपका चिलेटिंग एजेंट। और नो चिलेटिंग एजेंट मतलब कि वो होना चाहिए मोनोडेंटेट। ओके, मोनोडेंटेट मतलब उसकी अटैकिंग साइड कितनी है वही देखो। अब देखो, पहला हमें दिया गया है H2O3 ओके, ये क्या है, थायोसल्फेट है हमारा। ओके, थायोसल्फेट जो है वो क्या करेगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है। आपको चार्ज नहीं देखना है, कितने डोनर एटम है वो देखना है। ओके, जबकि हमारा ऑक्सलेट में है 2 होता है डोनर एटम। ये जो हमारा ग्लाइसिनेट है उसमें भी 2 डोनर एटम होते हैं। इथेन डायमाइन में भी 1,2 डायमाइन में भी 2 डोनर एटम होते हैं। मतलब ये जो है सारे हमारा B, C और D ऑप्शन वो सारे हैं हमारे बाइडेंटेट। ओके, बाइडेंटेट, ये भी बाइडेंटेट, ये भी बाइडेंटेट, मतलब वो तो सारे चिलेट फॉर्म करेंगे। जबकि ये है हमारा मोनोडेंटेट, मतलब हमारा जो चिलेट फॉर्म नहीं करेगा वो हो जाएगा थायोसल्फेट। ओके, नाउ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या दिया गया है, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन विल बी। अब देखो रिएक्शन ध्यान से देखो क्या दी गई है हमें। तो फर्स्ट है हमारा CH3 CH CH2 CH3। ओके, 2 हमारा सेकंड पोजीशन पे एक Br है, उसकी हमें रिएक्शन कैरिड आउट करनी है किसके साथ, तो हमारा टर्सरी है कंपाउंड होके अल्कोहल का पोटेशियम सॉल्ट दिया गया है। अगर अल्कोहल का आपको पोटेशियम सॉल्ट दिया गया है और उसकी आपको रिएक्शन कैरिड आउट करनी है, तो ध्यान से देखो, ये एक हमारा हैलाइड है और ये हमारा सोडियम की जगह पोटेशियम सॉल्ट है। मतलब ये एक्चुअली हमारी विलियमसन सिंथेसिस होनी चाहिए। ओके, हमारी क्या होनी चाहिए, विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में ही क्या होता है, तो हमारा यूज होता है, हमारा क्या होता है, तो आपको याद हो तो अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम हम यूज करते थे, सोडियम जो है अल्कोक्साइड। ओके, और वो क्या फॉर्म करता है, ईथर। ओके, लेकिन ध्यान से आपने अगर उसकी कंडीशंस पढ़ी हो तो अल्काइल हैलाइड जो है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हम यूज नहीं कर सकते। हम अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज करते हैं, सिर्फ प्राइमरी। जबकि सोडियम अल्कोक्साइड हमारा प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्सरी, इवन हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है वो एराइल भी हो सकता है। जबकि हमारा अल्काइल हैलाइड कंपलसरी प्राइमरी होना चाहिए। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तभी वो ईथर फॉर्म करता है।
अगर हमारा अल्काइल हैलाइड जो है वो सेकेंडरी, टर्सरी या एराइल ग्रुप है, एराइल के साथ तो वो रिएक्शन ही नहीं देता है, लेकिन अगर सेकेंडरी, टर्सरी है तो उस कंडीशन में वो अल्कीन फॉर्म कर देगा ईथर फॉर्म करने की जगह पे। ओके, मतलब अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा ईथर फॉर्म होगा या फिर अल्कीन। अब देखो हमारा ये जो है पहला वो अल्काइल हैलाइड है। ओके, और ये हमारा पोटेशियम अल्कोक्साइड है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा है अल्काइल हैलाइड वो कौन से वाला है, तो जिसके साथ Br अटैच है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब सेकेंडरी है। और सेकेंडरी की कंडीशन में वो क्या फॉर्म करता है, अल्कीन फॉर्म करता है। अब वो प्रोडक्ट हमें देखनी है जहाँ पे वो अल्कीन फॉर्म करेगा। ओके, तो क्या करेगा, वो अपना Br यहाँ से रिमूव करेगा और प्लस में जो हमारा नेक्स्ट कार्बन है, ओके, उसका बीटा कार्बन, उसके ऊपर से वो क्या रिमूव करेगा, तो उसके ऊपर से वो रिमूव करेगा अपना हाइड्रोजन। ओके, और उसी तरह से वो क्या फॉर्म करेगा, तो हमारा अल्कीन फॉर्म करेगा। मतलब कि हमारा जो सी और डी ऑप्शन है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, ये दोनों तो फॉर्म नहीं होने वाले। अब ये दोनों अल्कीन है वो उसमें से कौन फॉर्म होगा, तो जब भी आपका यहाँ पे जिसके साथ Br है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, बीटा में से कौन सा, तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन मतलब उस नंबर ऑफ उसके साथ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच हो, उसी पे से अल्फा हमारा बीटा का हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब इस कार्बन के साथ तो सिर्फ यही एक जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़े हैं, मतलब बीटा हमारा यहाँ से रिमूव होगा तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी ए। क्लियर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल MCQs। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है आज के वीडियो में या फिर जो कल हमने वीडियो देखा था उसमें, तो जब भी आप जिस भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो तो वो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ नोट कर लीजिए। और जितने जितने MCQ में करवा रही हूँ प्लीज़ करते जाइए और ध्यान से उसे समझने की कोशिश करना। अगर आप समझ के करोगे तो आपके लिए पार्ट ए सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। Okay, thank you for watching this video. If you like the video, then don't forget to press like button and subscribe my channel. Thank you.